मैं डॉक्टर किरण मिश्रा। आज मेरा टॉपिक है स्टिमुलस वेरिएशन। ये एक स्किल है जो स्कूल में जब हम कोई भी क्लास ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं या कोई हम प्लान प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितनी भी स्किल है, मैंने पहले भी बताया कि उसमें कंपोनेंट्स बहुत मायने रखते हैं कि आप किस तरीके के से किसी भी कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हो। तो इस स्किल में भी, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में भी कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के ही हमें प्लान बनाना है और उसको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला इसमें कंपोनेंट्स अगर हम यूज़ करेंगे तो बॉडी मूवमेंट आपका किस तरीके से होना चाहिए, आपका फेस एक्सप्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, आपकी वॉइस में चेंजेस आने चाहिए। पढ़ाते समय, लेक्चर लेते समय थोड़ा सा पॉज देने की ज़रूरत होती है। आप कोई भी ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए, किस ऑर्डर वे में हमें उसको यूज़ करना है। स्टूडेंट को हमें किस तरीके से क्लास में यूज़ करना है, उनका पार्टिसिपेशन किस तरीके से यूज़ करना है, ये सब चीज़ें इस स्किल में बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहले बॉडी मूवमेंट पे बात करेंगे कि बॉडी मूवमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको कितने मात्रा में हमें अपने को मूव करना है क्लास में। कई बार होता है, कई टीचर्स लेक्चर्स लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं क्लास में, इस रो में जाएंगे फिर उस रो में जाएंगे, उससे बच्चा डिस्टर्ब होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितना अपने आप को मूव करना है क्लास में। आप एक बार जाके बच्चों को ज़रूर चेक कीजिए लास्ट बेंच तक कि आप जो उसको पढ़ा रहे हो या उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो अपनी नोटबुक में उसको लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तो थोड़ा सा हमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में फेस एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं। कई बार हम अगर कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई सैड स्टोरी है या कोई अच्छी खुशी वाली बात है, तो हमें अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से वो दिखाना पड़ेगा। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। आप फिल्म हम लोग देखते हैं तो कोई भी पिक्चर देखने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उस हीरो ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मतलब कि हम उसके डायलॉग, उसका फेस एक्सप्रेशन, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज, उससे ही हम उसको एनालिसिस करते हैं कि उसकी एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी थी। तो आपका फेस एक्सप्रेशन किसी भी लेक्चर को देते समय बहुत मायने रखता है। साथ में अगर मैं किसी चीज़ को कंटिन्यू पढ़ाती जा रही हूँ, उसमें कहीं एक सेकंड का भी पॉज ही नहीं दे रही हूँ, तो ये भी गलत है। थोड़ा सा हमें लेक्चर देते समय पॉज देने की भी ज़रूरत है। आपका ऑडियो वीडियो जो भी आप ऐड यूज़ कर रहे हैं, किस ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए एक कोई टॉपिक आपने प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें आपने कोई ऑडियो भी है, उसमें वीडियो भी है, दोनों तरीके के आप एड्स को यूज़ करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसको कहाँ पे यूज़ करना है। कई बार क्लास स्टार्ट होती है तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये बनाया है तो मेरे स्टूडेंट को दिख जाना चाहिए। अब देखिए कि उसकी ज़रूरत है अभी क्या कि नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी मुझे इस चीज़ को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं। कई बार होता है हम जो भी टीचिंग ऐड यूज़ करते हैं हम उसको ओपन करके रख देते हैं, स्टूडेंट को आप जो समझा रहे हो उसकी तरफ वो ध्यान ना दे के आपका जो टीचिंग ऐड है उसका उसी तरफ ध्यान रहता है। तो आपको उस ऑर्डर वे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है एक लेक्चर में आपको 2 या 3 टीचिंग ऐड यूज़ करना पड़े, तो आप अब उस समय आपको वीडियो दिखाना है, ऑडियो दिखाना है, वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करेगा और आपकी समझदारी पे भी निर्भर करता है कि आपको उसको कब दिखाना। ऐसा तो नहीं कि जब वीडियो दिखाना तो आपने ऑडियो दिखा दिया, ऑडियो दिखाना तो आपने वीडियो दिखा दिया। इस तरीके की गलती जब स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वो करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो हमारा स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है उसका पैटर्न क्या है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट है, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि चलिए आप खड़े हो जाइए, आप इसका उत्तर बताइए, आप इसका आंसर बताइए। ये एक
ये कोई भाषा नहीं होती, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। आप उनको पहले से ही बोलें, किसी को भी आंसर आता है तो वो प्लीज़ खड़े होके बोले कि मैं इसका आंसर बताना चाहती हूँ। तो एक तरीका होता है, उसका पैटर्न भी हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। कई बार टीचर को देखते हैं, कोई क्वेश्चन किया टीचर ने, एक साथ ही सब बच्चा शोर करना शुरू कर देता, मैं बताऊं, इस तरीके की चीज़ें स्टूडेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्लास मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, देखना कि क्लास में शोर ना हो, क्लास में डिसिप्लिन रहे, इसको भी मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तब आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर करने वाले हैं तो आप उस पैटर्न पे ज़रूर ध्यान दें कि किस तरीके से मुझे उसको यूज़ करना है। साथ में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम क्लास स्टूडेंट के लिए ही ले रहे हैं। जब आप क्लास लेते हैं स्टूडेंट की, तब आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं तो आप स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रखिए, जिससे बच्चों में क्यूरोसिटी रहती है कि हाँ, शायद टीचर मुझसे अब कुछ पूछ सकती है। पीछे के स्टूडेंट हैं उनसे आप ज़्यादा पूछिए। हम टीचर्स की आदत होती है, हमारे जो फ्रंट में स्टूडेंट बैठे होते हैं हम उनको ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पीछे जो स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठा उसको कुछ आता नहीं होगा, आप उस पर को भी ध्यान दीजिए और उसको ज़रूर। और जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, आपका जो वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, या जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट यदि कोई आंसर देता है तो आप स्टूडेंट को बुलाइए, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए बोलिए, जिससे स्टूडेंट की हमें हैंड राइटिंग दिखती है, ब्लैक बोर्ड स्किल भी उसकी इम्प्रूव होगी, साथ में बहुत उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे स्टेज पे किस तरीके से खड़ा होना है। तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये जितने भी मैंने कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, तो जब आप कोई प्लान बनाते हैं तो इन कंपोनेंट्स को ध्यान रख के ही आपको प्लान बनाना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, साथ में हमें उसका मूल्यांकन भी करना होता है, ऑब्जर्वेशन भी हम करेंगे कि आपने इन कंपोनेंट्स को सही से यूज़ किया कि नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं वही आपको ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में अगर आप अपने फाइल में देखेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 तक के ऐसे नंबरिंग की हुई है और बॉक्स बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने बॉडी मूवमेंट की, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, तो आपका जो आप जो भी प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका जो ऑब्जर्वर है वो उसमें टिक करेगा। यदि आपने इस कंपोनेंट को यूज़ किया है तो वो 1 नंबर पे टिक कर देगा। साथ में यदि आपने बॉडी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, आप क्लास में बहुत मूव कर रहे थे, तो हो सकता है वो 2 नंबर पे टिक करे, 3 नंबर पे टिक करे, 4 नंबर पे टिक करे या 7 नंबर पे टिक करे। मतलब आपने ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी मूवमेंट यूज़ किया, आप क्लास में बहुत मूव कर रहे थे, जिससे स्टूडेंट डिस्टर्ब हुए। तो वॉइस चेंज में भी वो या तो 1 पे टिक कर रहा है, 1 पे टिक करेगा, 2 पे टिक करेगा, 3 पे टिक करेगा। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो आपको फीडबैक दे रहा है। टिक करना मतलब नंबर के अकॉर्डिंग टिक करना मतलब वो आपको फीडबैक दे रहा है। यदि आप मीडियम है तो ठीक है, यदि बहुत कम है तो भी आपने कंपोनेंट को सही से यूज़ नहीं किया है। यदि आपने 7 नंबर पे भी गए हैं तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा कंपोनेंट को यूज़ किया है। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही आपको रीप्लान बनाना होता है। तो इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम क्लास में जब टीचिंग कर रहे हैं तो हमें स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को किस तरीके से यूज़ करना है, और जब आपका ऑब्जर्वर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसमें अपना थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कीजिए। कोई भी लेसन, कोई भी लेक्चर हम ले रहे हैं, अगर उसमें हम सही से स्टिमुलस वेरिएशन को यूज़ नहीं करते हैं, बच्चा आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। आप क्या पढ़ा रहे हैं उसको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को आप ध्यान से यूज़ कीजिए। जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उसको ध्यान से यूज़ कीजिए, और जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है, सेकंड जब आप प्लान बनाएंगे तो इन कंपोनेंट्स जो भी आपको कमी बताई गई है, जो भी फीडबैक दिया गया है, उसको उसमें आपको पूरा करना। थैंक यू।